एकेडमी छोड़ने के बाद भी आपने लिखने, लिखाने, पढ़ाने को ही तरजीह दी, क्योंकि जो काम इंसान की रूह के करीब। पढ़ाने के अलावा कुछ आता नहीं है, मैं एजुकेशन का ही बंदा हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा आपदा कि एजुकेशन सिर्फ किताब पढ़ाने का नाम तो नहीं है। एजुकेशन एक इंस्पिरेशन का नाम है। आप इंस्पायर करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, क्या कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं अपने लर्नर्स के लिए, तो वो सारी अपॉर्चुनिटी आपको और कहाँ मिलती है। आप कपड़ों का काम शुरू कर लें तो आप लोगों को सिखा नहीं सकते, और ना ही आप कोई और यानी किसी और कारोबार में सिखा सकते हैं। तो दिस इज वन प्लेटफॉर्म के जहां आपका असर होता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि पहले मैंने अपनी सहेलियों से कहा कि जी मुझे टीचर नहीं बनना, लेकिन उस तस्वुर से यहाँ तक का जो सफर था बहुत पीछे करते जोरदार किस्म का मैंने कहा वो आपके अल्फाज की बाज़गश्त आपका पीछा करती रही। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ जी। तो फिर ये देखिए ना कि मैं आज ये कहूंगी कि इससे ज्यादा वाकई नोबेल प्रोफेशन, लोग कहते थे ना, आज मैं भी कहूंगी कि नहीं है। टीचिंग बहुत खूबसूरत प्रोफेशन है। बिल्कुल। फिर लिखने की आपने बात की आपदा, तो समवेयर इन बिटवीन दीज इयर्स मैंने ये रियलाइज किया कि मुझे कुछ चीजों से ऐसी जो उलझन होती है, या मैं चाहती हूँ कि वो चीजें मेरे मुआशरे में बदले। लड़कियों के रवैये या माओं की तरबियत या तालीम से मुतालिक मसाइल, या हमारे माशरे में जो कुछ और ऐसे सोशल इश्यूज हैं, मैं उन पर बात करूं तो मैं कहाँ कर सकती हूँ। तो एक जो कलम होता है ना, ये आपके पास बहुत बड़ा एक हथियार वेपन है, हथियार है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अल्लाह ताला ने सलाहियत दी हुई थी अल्फाज को इस्तेमाल करने की, तो मैंने लिखना शुरू किया। मुझे अंदाजा नहीं था, आप यकीन कीजिए, मेरा पहला आर्टिकल जब हम सब ब्लॉग के ऊपर लगा तो वो था कंदील बलोच, आपने नाम सुना होगा, एक वो थी क्या कहना चाहिए, सोशल मीडिया जी बिल्कुल जी, वो खातून थी। तो उसका जब मर्डर हुआ तो लोग, जाहिर है देखिए, बहैसियत इंसान मैं भी महसूस करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे पूरी हमदर्दी उसके साथ है। लेकिन जब उसका मर्डर हुआ तो उसके बाद जो बातें होना शुरू हुई और जो वो कर रही थी, जाहिर है कि मैं उसको कभी भी अप्रूव नहीं करूंगी कि लड़कियों के लिए वो किसी भी किस्म की मॉडल थी, नहीं थी। तो मैंने फिर उस पर पहली दफा लिखा, तो आप यकीन कीजिए कि वो मेरा मुंतखब तहरीरों में चला गया, और वो कुछ कह नहीं पा रही थी, और वो सिर्फ के जी क्या हुआ, ठीक है, मैं आज़ादी के हक में हूँ, मैं खास तौर पे खवातीन की आज़ादी के बहुत हक में हूँ, लेकिन मादर पितर आज़ादी के हक में मैं नहीं हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि हमें इसमें बहुत जो एक फाइन लाइन है ना, उसका हमें इदराक होना चाहिए। मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मेरा शौहर या मेरा वालिद या मेरा भाई मुझे पूरी अपॉर्चुनिटीज दे, ये आपकी आज़ादी है। लेकिन जहाँ आप कहीं इस तरह का कोई अलामत बन जाएं कि जिससे बेहयाई को फ़रोग मिले या जिससे बदजबानी को फ़रोग मिले। पाकिस्तान एजुकेशन अकेडमी के अंदर कॉलेज की बच्चियों को हमने बहुत कुछ देखते रहे, वो हमारी बच्चियों का जाहिर है कि वो है आपसी मामला, मैं यहाँ शेयर नहीं करूंगी, लेकिन बिल्कुल मैं वो सब बातें कहना चाहती थी। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया और बहुत पजीराई मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी भी कुछ लिख देती हूँ, तो क्योंकि शायद वो जो बैलेंस्ड अप्रोच है हमारे यहाँ ना, दो इंतहाएं हैं, एक या तो आप बहुत आजाद हो गए हैं और या आप बहुत ही कंजर्वेटिव हैं। तो हम अगर बैलेंस्ड रवैये अपनाएं, वो बैलेंस ही कहाँ से लेकर आए, बस वो बैलेंस ही नहीं ना मिल रहा, क्योंकि कभी कोई इधर वाला सिरा हमें खींच लेता है या इधर वाला सिरा हमें खींच लेता है। वो बैलेंस कहाँ है, वो हमें खुद ही देखना है, हमें खुद सोचना है, और वो बैलेंस हमें हमारा मजहब सबसे अच्छे तरीके से बता सकता है। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। मैं यहाँ चूंकि हम तहरीर के हवाले से बात कर रहे हैं, तो भी इंशाल्लाह मेरी किताब अगले महीने पब्लिश हो जाएगी। मैंने एक ट्रांसलेशन, और बस यूं ही बैठी टीवी देख रही थी। ये तो निब्रास बात सुनिए, ये तो आप बहुत ही हमें टरका रही हैं 4-5 अल्फाज में कि मैंने लिखा। आपके लिखने पर जो है वो तो हमें एक अलग से नशिस्त करनी है, हाँ, क्योंकि वो इतना आपका काम है और इतनी आपकी एफर्ट्स हैं और इतने सारे आपके क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म है, कभी अखबारों में, कभी रिसालों में, कभी तर्जमे करके, हाँ, और तर्जमों के बारे में तो आपकी पूरी गाइडेंस चाहिए उन लोगों को जो सोचते हैं कि कुछ करें। तो जाहिर है अगर उनको आता है तो आप उनको ज़रूर गाइड करें, ताकि दूसरे लोग भी अच्छी अच्छी किताबें जो उनको मैसर हैं उनका तर्जमा कर सकें। तो प्लीज़ वादा करें
آپ کی ریکارڈنگ میں ہی ابھی سامنے پبلک کے سامنے وعدہ کریں کہ آپ کی نا لکھائی کے بارے میں بھی ایک نشست انشاءاللہ ہوگی. ٹھیک ہے, چلیے اس پر ہم الگ سے بات کر لیں گے. بالکل لیکن بالکل میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ چونکہ اولگا توکارچک جو جی بالکل بالکل وہی نا بہت خوبصورت کتاب ہے, سب کو پڑھنی چاہیے. وہ کتاب پڑھ کے آپ کا دماغ کھل جاتا ہے. تو میں نے جب وہ کتاب پڑھی تو میں اس کے بعد سے میں ایک نئی دنیا میں ہوں. میں اس کے بعد سے اپنی اس پرانی دنیا میں, مطلب ہر ایسی کتاب جو آپ کے اوپر نئے راز کھول دیں تو وہ پھر آپ پھر اس دنیا میں چلے جاتے ہیں, پھر آپ پیچھے پلٹتے نہیں ہیں. تو میں وہ ضرور اس پر ہم ضرور بات چیت کریں گے انشاءاللہ کسی اگلے سیشن میں. تو وہ کیا انشاءاللہ پبلش ہو جائے گی اگلے مہینے تک. تو پھر ضرور شیئر کروں گی اپنے تمام پاکستان ایجوکیشن اکیڈمی کے ممبرس کے ساتھ. تو اچھا ہلکا سا بتا دیجئے کہ یہ جو ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے یہ آپ کے دماغ میں آئیڈیا کب اور کیسے آیا؟ کس سلسلے کا؟ یہ جو بہت ساری بکس کی آپ نے ٹرانسلیشن کی ہے, تراجم جو ہیں, یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ ترجمے کا آئیڈیا مجھے ایسے آیا کہ ٹی وی اسی پر دیکھ رہی تھی میں, اپنی جو نیوز دیکھ رہی تھی, تو مجھے پتا چلا کہ 2019 میں ایک سیریمنی ہوئی تو نوبیل پرائز وننگ جو رائٹرز تھے ان کا بہت گرینڈ سیریمنی تھی. تو میں اس کے I was overwhelmed by the grandeur of the ceremony. تو میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں جو یہ اولگا توکارچک جب اپیئر ہوتی ہیں اور پھر وہ اسپیچ دیتی ہیں اپنی, پھر میں نے جب اس کو پڑھا تو وہ تو ہر صفحے پہ آپ کو ایک نئی چیز سے آشکار کر دی, ایک نئے تصور سے آشکار کر دی. تو بس پھر پہلے تو میں نے پڑھ کے مکمل, پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ کتاب تراجم کی, کیونکہ میں فیس بک پر بہت آپ کو پتا ہے ایکٹیو ہوں فیس بک پہ میں, تو مجھے ادھر ادھر لوگوں مختلف گروپس میں بھی رکھا ہے. تو وہاں پر ایک گروپ ہے پاکستان کا عالمی ادب کے اردو تراجم. وہ کتاب, اس گروپ میں تمام وہ لوگ ہیں جو عالمی ادب کو پڑھتے ہیں اور پھر وہ ترجمہ کر کے اپنے پاکستانی لوگوں تک, جو لوگ اردو, جو لوگ انگلش یا فرینچ یا عربی یا مختلف زبان ادب کی جو نئی تخلیقات ہیں وہ کیسی ہیں. تو میں نے اس گروپ میں وہاں سے بھی بہت سیکھا. تو ان میں سے ایک نے مجھے جب یہ کہا کہ لگتا ہے نبراس آپ جیسی خاتون جو ہے نا وہ اس کا ترجمہ کریں, تو مجھے سوچ تو میں پہلے ہی رہی تھی. تو میں نے کہا یہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی خاص اشارہ ہے, I should go for it. تو میں نے فوراً سے ٹیک اپ کر لیا. میں نے کہا ہاں بالکل میں کرنا چاہوں گی. میں پہلے ہی اس کتاب سے بہت امپریس ہوں اور کوشش کی کہ اولگا کا جو لہجہ ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو مصنف ہے یا مصنفہ ہے اس کتاب کی, اس کا مزاج کیا ہے اور اس کا بات کرنے کا لہجہ اسٹائل کیا ہے. تو بس پھر وہ اولگا کو میں اس کے میں نے بہت سے انٹرویوز دیکھے ان کے, اور بس میں نے اس کو اسی کی زبان میں, وہ جتنی چلبلی اور جتنی بے باک اور جتنی وائز ایٹ دا سیم ٹائم ہیں, تو بس اسی طرح سے میں نے کوشش کی. میں اس کتاب میں پھنسی ہوں, جب تک وہ پبلش نہیں ہوگی تو میں اس میں سے نکل نہیں سکتی. ابھی تک میں اس کے سحر میں ہوں اور جب اس کتاب میں جکڑا ہوا ہے. میں کہتی ہوں اس میں وہ جو تصور دیتی ہے نا کہ ہم سب لکھیں, وہ یہ کہتی ہے کہ لکھیں, ہر شخص کو چاہیے کہ وہ لکھے. تو یہ بڑا خوبصورت ایک تصور ہے. اور میں بھی اس کو پڑھنے کے بعد میں اس خیال کی حامی ہو گئی ہوں کہ ہاں ہمیں اور کچھ نہیں کرنا چاہیے نا, تو لکھنا ضرور چاہیے. اپنے دل کی بات کو کاغذ پہ اتاریں, لوگوں سے شیئر کریں. اور پھر وہ کہتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی کتابیں پڑھیں نا, میں آبدہ کی کتاب پڑھوں, آبدہ نبراس کی کتاب پڑھے, ہم ایک دوسرے کی کتابیں خریدیں, یہ بہت اچھا کاروبار بھی ہے. ہم ایک دوسرے کی کتابیں خریدیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. اور ویسے بھی ہم, میرا خیال ہے کہ جس دور میں ہے, اس دور جو ہے انٹرپرینورشپ کا زمانہ ہے, ہر شخص اپنے کام کا مالک ہے نا, تو ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ. اور میں اس میں بہت خیال کرتی ہوں کیونکہ مجھے فیس بک سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنا نیا کاروبار شروع کیا ہے. تو وہ کیا دوستی ہوئی کہ آپ صرف لفظوں میں اس کو, بالکل ہم کانگریچولیٹ کرتے ہیں, لیکن جہاں تک ہو سکے میں اس سے کوئی چیز خرید لوں, میں اس سے وہ جو سوٹ بیچ رہی ہے وہ خرید لوں. بالکل بزنس دینا چاہیے اپنے دوستوں کو, رہی ہے تو میں دیسی کی اس سے خرید لوں, تاکہ اس کے ہم نہیں ہوں گے تو پھر وہ اس کو سپورٹ کیسے ملے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک دوسرے کو ہم سہارا بنے. بالکل. اور یہی پیغام میں آج کے انٹرویو میں بھی دینا چاہوں گی کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, دوسروں کی خوشی میں خوش ہوں. کہ کوئی میرا دوست, میری بہن, میرا کوئی کولیگ کسی جگہ گیا ہے, کسی کامیابی کے اس پہ منصب پہ ہے, تو مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ میں بڑی خوشی سے بتاتی ہوں. کہ آپ شاید جانتی ہوں ہمارے پاس ایک ٹیچر تھے عبدالقوی لقمان صاحب, اگر شاید آپ کے بعد آئے ہوں گے, ہم کولیگ رہے, ان کا بیٹا مدیرہ, اور آج
माशाल्लाह वो पाकिस्तान के बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स में, आप भी उसकी वीडियोस देखती होंगी, इस्लामिक लेक्चर्स होते हैं और बेशुमार मैंने अननोन लोगों को देखा है कि वो मुझे उनके वीडियोस भेज रहे होते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी जगह बनाई है। तो मुझे फख्र है कि मुखीरा हमारा कलीग था, एकेडमी से उसका स्टार्ट हुआ था, ही वाज जस्ट अ स्टूडेंट, पढ़ते ही उसने साथ ही एकेडमी में जॉब शुरू कर दी थी। हमें ये तसव्वुर अपने अंदर बिठाना चाहिए कि अगर आपदा कहीं कामयाब है तो निब्रास को उस पर खुशी और फख्र होना चाहिए। निब्रास अगर कहीं आगे निकल रही है, जैसे आपदा, आपके अंदर मैंने ये चीज़ देखी है, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी है। और मैंने इसीलिए वुमेन्स डे पे अपने तमाम जो फेसबुक पे मेरे साथ खवातीन हैं, मिसेस इरशाद हैं, आप हैं और मिस्टर रफीना हैं और जितने लोग स्कूल से हैं, उनको एक ट्रिब्यूट भी दिया वुमेन्स डे के ऊपर, आपने देखा होगा। इस जेस्चर का और कोई मतलब नहीं था, उस जेस्चर का सिर्फ एक मतलब था कि मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ अपने लोगों को कि हम एक दूसरे को सराहें, एक दूसरे को थोड़ा सा ना अप्रिशिएट करें। तो एजुकेशन के फील्ड में मैंने जो चीज आपदा ओवर द इयर्स देखी कि बच्चे को या किसी भी इंसान को, मैं उसमें सिर्फ स्टूडेंट का नहीं कहूंगी, किसी भी इंसान को जो आगे बढ़ने में अप्रिसिएशन मदद देती है ना, वो क्रिटिसिज्म या उसको रिजेक्शन नहीं दी। अभी मैं लाहौर में हूँ तो मुझे यहाँ के प्रोड्यूसर्स ने राब्ता किया, उन्होंने कहा कि आप आ जाएं। तो आजकल मैं थर्सडे का शो करती हूँ 2 घंटे का, एवरी थर्सडे 8 to 10 PM। तो वो शो होता है, म्यूजिकल शो होता है, लेकिन उसमें मुझे मौका मिल जाता है। देखिए मैं क्यों खुश होती हूँ, ये जो माइक है ना, ये बड़ी प्यारी चीज है। ये माइक आपके लिए इजाजतनामा है। मैं आपको कल की बात बताती हूँ। कल के शो में, प्रोग्राम में बड़ी दिल से लोगों ने शिरकत की। रिकॉर्ड लाहौर रेडियो से इस प्रोग्राम के रिकॉर्ड कॉल्स थी। बस मौजू था रिश्तेदारों को, दोस्तों को मनाने, रूठने वालों के जज्बात और मनाने वालों की जो एहसासात होते हैं उसके हवाले से बातचीत हो रही थी। तो बस बहुत से लोगों ने उसमें, मेरा पॉइंट ये था कि आप दिल से मनाने जाए ना, मतलब सिर्फ दिखावे के लिए ना मनाएं, क्योंकि वो तासुर अगले तक पहुंचता है। अगर आप ओपरा मना रहे हैं तो भी उसको पता चल रहा होता है, और अगर आप दिल से, फिर आपको लफ्ज कहने की जरूरत नहीं होती, फिर आपको लफ्जों की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ उसके पास उठ के चले जाए ना और उसको नजरें झुका के उसके आगे खड़े हो जाए ना, तो लफ्जों की जरूरत नहीं है। क्या आज के दौर में भी स्टिल लिसनर्स हैं? रेडियो लोग बहुत सुनते हैं, और जब कॉल्स आती हैं तो तब ज्यादा अंदाजा होता है। हमारे उस जमाने में खत आया करते थे, जब मैं रेडियो बहावलपुर से करती थी प्रोग्राम, तो खत आते थे तो मैं भी ये समझती थी कि पता नहीं कौन लिखते होंगे खत, लेकिन जब वो ढेर हम उठा के लाते थे ना अपने प्रोग्राम का, इतने सारे खतूत, फिर हमने उसको खोलना, फिर हमने उसकी लाइंस को अंडरलाइन करना होता था कि हमने कौन सी लाइन पढ़नी है, मतलब बोलनी है माइक के ऊपर, और कौन सी चीजें सेंसर करनी है। तो वो भी एक तब पता चलता है कि लोग इतना खत लिखते हैं, लोग सुनते हैं रेडियो, आज कॉल्स भी करते हैं, फेसबुक पे भी मैसेज आ रहे होते हैं मुझे ना, साथ साथ मैं उनका भी जिक्र कर रही होती हूँ। ठीक है, लिसनरशिप है उनके ऊपर। जब आप लाइव जा रहे होते हैं तो एक एक सेकंड काउंट कर रहा होता है ना। आपके पास लफ्ज भी होने चाहिए, आपके पास ख्यालात भी होने चाहिए, अच्छी जबान। रेडियो पाकिस्तान का एक स्टैंडर्ड है। या तो गाना का लफ्ज कह दिया तो उन्होंने कहा जी गाना तो रेडियो पाकिस्तान की पॉलिसी में नहीं आता, आप नगमा कहिए, गीत कहिए, सॉन्ग कह लीजिए, लेकिन गाना का लफ्ज ना कहिए, क्योंकि गाना सुनने लोग कोठों में जाया करते हैं। इसी तरह किसी स्क्रिप्ट में अगर आया कि बच्चे सड़क पे बच्चे नंगे फिर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नंगे का लफ्ज हमारे ब्रॉडकास्टिंग में अलाउड नहीं है, आप उसकी जगह कोई और लफ्ज इस्तेमाल करें, बरहना का लफ्ज इस्तेमाल करें या कुछ और लफ्ज इस्तेमाल करें, बेलिबास का इस्तेमाल कर लें, लेकिन नंगा का लफ्ज। तो ये वो छोटी छोटी उतार चढ़ाव, वर्षा वर्ड है, विरसा नहीं है, वरासत कहीं, विरासत मत कहिए। और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको ना शुरू में, अब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता ऐसा कि कोई पॉइंट आउट करे। इसलिए हूँ तो मेरे जो प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वो भी खड़े हैं, और भी प्रोड्यूसर्स बैठे हैं ड्यूटी रूम में, ड्यूटी ऑफिसर भी बैठे हैं, तो वो ना कुछ कमेंट करते थे, आज आपने वो फलां बात बहुत अच्छी की, आज आपका वो लफ्ज गलत था, आपने वहां पर आपकी आवाज जो थी वो उसमें वो तरंग नहीं थी, या आप यूं नहीं बोल रही थी। तो मैं बड़ी वो होती थी। 2 साल ये सिलसिला चला, 2 साल। फिर मैंने जब निकलना प्रोग्राम करके तो लोग बोलते नहीं थे, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। तो मैंने एक दिन पूछा, अपने जो स्टेशन डायरेक्टर थे वो भी ड्यूटी रूम में आए, तो मैंने कहा सर अब कोई कमेंट नहीं करता क्या, मैं अब ठीक नहीं कर रही? कहते हैं जब रेडियो पर कोई कमेंट ना करे ना आपके प्रोग्राम के ऊपर, इसका मतलब अब आप प्रोफेशनल हो गए, अब आप ठीक प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने खुद किया स्क्रीन राइटिंग का कोर्स,
स्क्रीन प्ले राइटिंग ना, ड्रामा लिखने के लिए। तो वो कोर्स अनाउंस हुआ था, तो मुझे बहुत शौक है, मैं चाहती हूँ कि मैं वो हर चीज़ वो सीखूँ कि जो मुझे सीखनी चाहिए या मैं उसको कर सकूँ एक्सपेरिमेंट। तो मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना अच्छा हमारा सेशन था कोर्स का कि उस दौरान हमने छोटे छोटे कई सारी शॉर्ट मूवीज के स्क्रिप्ट्स लिखे और वो कई सारे छपे भी मैंने हम सब पे, जैसे मैं कह रही हूँ कि वहाँ छपते भी, वो मैं जो लिख के भेजती थी ना तो वो कहते थे इतना अच्छा इसको छाप दें, तो वो छाप देते थे। तो उसके बाद वो 1 या 2 इस तरह छपे। फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, जिस तरह के आप सवाल करती हैं और जवाब देती हैं, आप आ जाएं एज अ ट्रेनर हमारे साथ। तो फिर मैंने उस पर बहुत से लेक्चर्स भी दिए स्क्रीन प्ले राइटिंग ग्रुप के अंदर एज उनके इंस्ट्रक्टर के तौर पे। फिर वो जो लेक्चर्स मैंने दिए, उन्होंने उन लेक्चर्स को उसमें लाके लिख कर तो फिर हम सब पे छापे। तो बहुत सही है, जो हमारे रऊफ साहब हैं, अब्दुल रऊफ साहब मुख्तलिफ चैनल्स पे एज रऊफ क्लासरा नहीं, रऊफ क्लासरा ने नहीं, अब्दुल रऊफ हैं, वो पहले एयरवाई पे भी आते थे और समा पे भी चले गए। फिर अब्दुल रऊफ, शायद आपको मैं उस पर शेयर कर दूंगी आपको पिक्चर। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा आप इतना अच्छा ये स्क्रीन प्ले राइटिंग का आपके आर्टिकल्स मैंने छपे पढ़े हैं जो छप चुके हैं, तो आपने ये कहीं से किया है? मैं तो अमेरिका से करके आया हूँ इसका और सब कुछ, हमारा तो फील्ड है ये सारा। तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ मैंने शायद बहुत अच्छा, फिर मैंने उनको बार बार कई दफा पढ़ा। तो वो एक रहनुमाई है, अगर कोई चाहे तो वो आर्टिकल्स भी शेयर, उनके लिंक्स शेयर किए जा सकते हैं, वो पढ़े। अगर कोई लिखना चाहता है, ड्रामा लिखना चाहता है, क्या ड्रामा कैसे लिखा जाता है, बल्कि यही उन्वान था मेरे एक आर्टिकल का कि ड्रामा कैसे लिखा जाता है। और फिर उसके बाद मैंने अब सोच रखा है, वक्त नहीं मिल रहा मुझे, मैं भी चाहती हूँ कि जिंदगी में एक ड्रामा तो लिखूं जरूर, और वो ड्रामा सबके दिल की आवाज हो, और मेरे अंदर के जो दुख हैं वो भी बयान हो जाए और जो मेरे तसव्वुरात हैं वो भी दुनिया तक पहुंच जाएं, ये ख्वाहिश है। चलें, अल्लाह पाक आपको आपकी इस ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुंचाए, और जिस मैदान में आप जो मतलब के काम कर रही हैं, सब में ही अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और हमेशा आप दर्स व तदरीस के साथ तो मुंसलिक रहें। जी, हर उस शख्स को अल्लाह कामयाब करे जो मेहनत कर रहा है और मुखलिस है। आमीन। मैं ये बात बड़े दावे से कहती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मेरे अंदर जो है, मैं जो भी काम कर रही हूँ उसमें वो इनपुट दे दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा। और आपका आप देखिए कि जब हमारी मुलाकात हुई वो मीटिंग गेट टुगेदर हुआ था दुबई में, आप भी हैं, आप वहाँ और सब लोग मिले। तो देखिए मेरा आप लोगों से देखा जाए तो हम एक दौर में एकेडमी में नहीं थे, लेकिन बिल्कुल ताल्लुकात ऐसे ही बनते हैं ना। ताल्लुक क्या है, जगह है, और उसके लिए एहतराम हम सबके ऊपर लाजिम है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, इतने सारे कामों से फुर्सत निकाल के हमारे साथ बैठी, जबकि आपके और मेरे टाइमिंग में तकरीबन 8-9 घंटे का डिफरेंस है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और विश यू गुड लक। आपका बहुत शुक्रिया। और मोहब्बत के लिए वक्त निकाला नहीं जाता, ये मोहब्बत का सफर है ना जिसमें हम सब साथ हैं। तो ये तो चलता रहेगा, काम भी होते रहेंगे और ये ताल्लुकात भी बने रहेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह और मज़ीद सेशंस करेंगे और बातचीत किया करेंगे सबसे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका करने के लिए, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। आप अच्छे काम करती रहिए, हम देख रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।